इस कहानी को आखिर तक जरूर पढ़ना। मेरे जीजाजी का एक्सीडेंट हो गया। यह बात जैसे ही हमने मोबाइल पर सुनी, हम दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचते ही हमने देखा कि जीजाजी की सांसें थम चुकी थीं। मेरी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। माँ कह रही थी कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। केवल 25 साल की उम्र में ही मेरी बेटी विधवा हो गई है। हे भगवान, क्या किया आपने हमारे साथ? यदि आपको मेरी बेटी के ऊपर दया नहीं आई तो उसके 3 साल के बेटे पर तो दया की होती। दीदी भी वहीं बैठी थी, लेकिन उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। मैं यह देखकर चकित रह गई कि माँ का तो रो रो कर बुरा हाल है और दीदी बिना किसी चिंता के अपने 3 साल के बेटे के साथ खेल रही है। जीजाजी को घर पर लाया गया और फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। गांव वाले लोग जब दीदी के घर पर आए तो दीदी उनके सामने रोने का नाटक कर रही थी। यह हमें साफ दिखाई दे रहा था। जब गांव वाले चले गए तो दीदी अपने कमरे में जाकर जोर जोर से हंसने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी दीदी की कश्मकश को। आखिर मेरे मन में सवाल गूंज रहे थे कि कौन औरत अपने पति के मरने के बाद ऐसे हंसती है। एक और यह सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगा कि क्या दीदी की मानसिक हालत तो नहीं बिगड़ी जिससे दीदी ऐसा कर रही है। मैंने यह बात मम्मी को जाकर बताई। मम्मी को भी लगा शायद ऐसे ही कुछ मामला होगा। फिर हमने सोचा चलो इस बारे में दीदी से ही बातें करते हैं। जब हम कमरे में पहुंचे तो कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर हमारे को होश उड़ गए। दीदी ने एक गहरे लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी, मांग में सिंदूर और हाथों में चूड़ियां, मतलब एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी और अपने 3 साल के बेटे को कह रही थी, अब तो खुश हो ना। हमें समझ नहीं आ रहा था आखिर यह हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद दीदी ड्रेसिंग वाले रूम में गई और गुलाबी रंग का सूट पहनकर नई नवेली दुल्हन की तरह श्रृंगार करके बाहर आई और मोबाइल पर गाने चलाकर डांस करने लगी। हम यह देखकर हैरान थे। हम यह सोच रहे थे कि आपके जीजाजी को मरे हुए 5 दिन ही हुए हैं और दीदी का इस तरह का बर्ताव हमें हजम नहीं हो रहा था। हमने एक बार तो सोचा कि दीदी की सास ससुर से इस बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा शायद यह उनसे कहना उचित नहीं होगा। क्या पता उन्हें भी मालूम ना हो इस बारे में। दीदी के बारे में तो सोचकर हमारा दिमाग घूम रहा था, तो हम जाकर सो गए। दूसरे दिन जब हम उठे तो हमने देखा दीदी ने हमारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार कर रखा था और नाश्ते के बाद उन्होंने भोजन भी बनाया। भोजन में मुझे याद है उन्होंने तरह तरह के पकवान बनाए और सारे दीदी की पसंद के थे। मैंने कहा, दीदी आज कुछ खास है क्या जो आपने इतने सारे पकवान बनाए हैं? दीदी ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से मेरी तरफ देखकर रसोई में चली गई। दीदी ने रसोई में बैठकर ही खाना खाया। इस बारे में जब हमने दीदी के सास ससुर से बातें की तो वह भी बिना जवाब दिए अपने कमरे में चले गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब रात हुई तो हमने सोचा आज दीदी के कमरे में जाकर सारे राज के बारे में जान लेंगे। जब बेडरूम में पहुंचे तो दीदी अपने बेटे नयन को सुला रही थी और जब वह सो गया तो एक बैग लेकर पीछे के रास्ते से निकल गई। हम सोच में पड़ गए कि पहली पहेली तो अभी सुलझ नहीं रही और दीदी यह बैग लेकर पीछे के रास्ते से कहाँ जा रही है। कहीं जाना है तो आगे के रास्ते से भी जा सकती है, इसलिए हमने दीदी का पीछा करने का सोचा। हम भी दीदी के पीछे पीछे चल दिए और हमने देखा दीदी एक गली के सबसे आखिरी वाले मकान में अंदर घुस गई। उस घर की चाबी दीदी के पास ही थी। उस घर का ताला खोलकर दीदी अंदर चली गई। ऐसा लग रहा था घर के अंदर भी कोई है। हमें लगा दीदी कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। आखिर इतनी रात को दीदी उस घर में जाकर करती क्या है? दीदी का किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं? फिर हम दीदी का वहीं इंतजार करते हैं। दीदी 5 बजे उठकर अपने घर में वापस आ गई। हम भी पीछे पीछे दीदी के वापस लौट आए, लेकिन हमने निश्चय कर लिया था कि कल हम पक्का दीदी को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। दूसरे दिन भी दीदी की वही दिनचर्या रही। देर रात अपने बेटे को सुलाकर वापस बैग लेकर उस घर में चली गई। जैसे ही दीदी उस घर में घुसी, हम भी दीदी के पीछे पीछे उस घर में घुस गए।
घर के अंदर गए तो वहाँ का नज़ारा देखकर हमारे होश उड़ गए। दीदी ने हमें अंदर आते देख लिया था और दीदी एकदम से घबरा गई और घबराकर माँ के पास आकर माँ के गले रखकर रोने लगी। माँ ने दीदी से पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? इस घर में यह औरत कौन है और यह छोटा सा बच्चा किसका है? आगे जो दीदी ने कहानी सुनाई वह सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। दीदी ने बताया कि वह जो इस घर में 20 साल की लड़की दिखाई दे रही है वह मेरी सौतन है और यह जो बच्चा है वह इस लड़की का बच्चा है। माँ ने कहा, तुम्हारी सौतन है? बेटा तुमने तो पहले कभी नहीं बताया और दामाद जी तो तुमसे बहुत प्रेम करते थे, ऐसे बिगड़ैल इंसान तो नहीं थे, फिर सौतन कैसे? आगे दीदी सिसकियां लेते हुए कहने लगी, माँ आपका दामाद कोई शरीफ इंसान नहीं था, एक नंबर का बिगड़ैल और निकम्मा इंसान था। कभी नौकरी पर जाता नहीं था, कोई काम करता नहीं था और उसके शौक पूरे दुनिया भर के थे। शौक पूरा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे तो वह मेरे पैसे चुरा कर ले जाता था और अगर उसे चुराने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वह हमें मार पीट कर हमसे पैसे ले जाता था। रोज रात को शराब पीकर आता था और लड़ाई करता था, मेरे ऊपर गलत लांछन लगाता था और हर बात के लिए मुझ पर रोक टोक करता था। माँ आपने देखा मुझ में कितना परिवर्तन आया है। पहले मैं कैसे खुलकर जीती थी, कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ले लिया करती थी, लेकिन माँ मुझे अब हर एक चीज़ को सोच समझ कर लाना पड़ता है। इस 3 साल के बच्चे पर भी उसे दया नहीं आती थी। रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से मैं परेशान हो चुकी थी। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूं, मगर मन को कठोर रखकर मैं जी रही थी। फिर माँ कहने लगी, बेटा यह सब बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताती माँ, और क्यों बताती? यह बताती कि आपकी बेटी ने जो अपनी पसंद के लड़के से शादी की है वह बिगड़ैल है और मैं अब अपना घर छोड़कर आपके पास आना चाहती हूँ। क्या आप मुझे रखते? मेरे परिवार वाले जो मुझे बहुत अच्छी समझते थे वह क्या सोचते, और यह समाज वाले आपको ताने मार मार कर जिंदा ही मार देते। और माँ यह जो लड़की है, इस लड़की के साथ आपके दबाव ने जबरदस्ती की थी। रोज इसे चाकू से धमकाकर इससे जबरदस्ती करता। बेचारी पेट से हो गई और इसके माँ बाप को तो पता चला कि यह पेट से है तो वह इसे छोड़कर चले गए। मेरे पति ने लड़की की भी जिंदगी तबाह की। इसके क्या क्या सपने थे, यह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी लेकिन सब बर्बाद कर दिया। इसका कोई नहीं है माँ, और मैं एक औरत होने के खातिर इसका दर्द समझती हूँ। यह दिन में जॉब करती है और बेचारी गरीब है, कुछ बनना चाहती है तो रात को पढ़ाई करती है। इसका 6 महीने का छोटा बच्चा है जो रात को परेशान करता है। रोज रात को आकर मैं इसके बच्चे को संभाल लेती हूँ और यह पढ़ाई कर लेती है, इसलिए मैं पीछे के रास्ते से आ जाती हूँ। और हाँ माँ, यह बात आप किसी को मत बताना, क्योंकि गांव वाले से मैंने कह रखा है यह अकेली रहती है और इसने यह बच्चा गोद ले रखा है। माँ मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, लेकिन मैं इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती हूँ। और आप कहते थे ना कि तेरा आदमी मर गया, उसके मरने के बाद तू कैसे श्रृंगार कर रही है और कैसे पकवान बना रही है, तो मैं आपको बता दूँ उसके जीते जी तो मैंने जीना ही छोड़ दिया था, क्योंकि जब कभी भी मैं अपने बारे में सोचती तो वह मुझे रोक टोक करता, लांछन लगाता, गाली गलौज करता, मुझे मारता। लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हूँ। और मेरा पति मर गया, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि ऐसा पति होने से, ऐसा बेटा होने से तो अच्छा है बिना पति के होना। माँ ने दीदी से कहा मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है और माफ़ी भी मांगी। और माँ बोली कि बेटा अब तू मेरी बेटी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं हर सुख दुख में तेरा ख्याल रखूँगी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।